हेलो एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी गाइडेंस प्लेटफॉर्म। आज हम करेंगे यूपी के जो एपीओ मेंस में जो माइनर लॉज आ रहे हैं उसमें एक एक्ट आ रहा है एक्सप्लोसिव एक्ट 1884। कल हमने उत्तर प्रदेश अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन एक्ट किया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप वो देख लेना। अब आज इसमें हम देखेंगे कि एक्सप्लोसिव एक्ट 1884 में कितने क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो इस हिसाब से जैसे आपके क्वेश्चन बन सकते हैं कि एक्सप्लोसिव्स क्या होता है, लाइसेंस कौन दे सकता है, इशू कौन करेगा, डिनाइल या वेरिएशन ऑफ लाइसेंस, पावर क्या होगा सर्च सीजर का। ठीक है, तो इसमें हम ज़्यादा देखिए मेंस के पर्पज़ से पढ़ रहे हैं तो कंप्लीट सेक्शन 1 से लेकर के आपका सेक्शन 18 तक पढ़ना इज़ नॉट नेसेसरी, क्योंकि मेंस में क्या होता है कि आपका प्रिसाइज फॉर्मेट में पूरा दिया जाता है। ठीक, तो पहले आइए हम पढ़ते हैं डेफिनेशन। इसमें देखिए डेफिनेशन कौन कौन सी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो एक तो डेफिनेशन आपकी ये है क्लॉज ए, और आपकी डेफिनेशन देखिए सेक्शन 4 में दी गई है। सेक्शन 4 में आपकी डेफिनेशन दी गई है जिसमें हम क्लॉज ए पढ़ेंगे, सी पढ़ेंगे, डी पढ़ेंगे जिसमें एक्सप्लोजिव्स की डेफिनेशन दी है, और फिर उसके बाद हम जी मास्टर ऊपर से देख लेंगे कि मास्टर कौन होता है। वैसे तो पता ही रहता है कि मास्टर कौन होगा किसी भी पायलट एयरक्राफ्ट वगैरह का, जो इंचार्ज होगा, कंट्रोल होगा। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल सी डेफिनेशन, ये तो आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन होगी वो ये है। अब देखिए सेक्शन 4 में आपकी डेफिनेशन दी गई है ए से एयरक्राफ्ट। पहले आपकी एयरक्राफ्ट है। एयरक्राफ्ट मतलब कोई भी मशीन विच कैन डिराइव सपोर्ट इन द एटमॉस्फेयर। एयरक्राफ्ट मतलब कि आपका जो एटमॉस्फेयर में सपोर्ट दे फ्रॉम रिएक्शन ऑफ एयर अदर देन रिएक्शन ऑफ एयर अगेंस्ट द अर्थ सरफेस एंड इंक्लूड्स, जैसे बलून्स, चाहे वो फिक्स्ड हो, फ्री हो, एयरशिप, काइट्स, ग्लाइडर्स एंड फ्लाइंग मशीन्स। तो एयरक्राफ्ट की अगर आप डेफिनेशन लिख रहे हैं तो मैंने आपको कल भी बताया था कि मेंस में क्या होता है कि आप ज़रूरी नहीं है एकदम जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक के बेयर एक्ट में जैसे दिया हुआ है वैसे ही आप करो। नो, इट इज़ नॉट नेसेसरी। आप पॉइंट बुलेट पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं, आप अपने लैंग्वेज में लिखिए तो इट्स बेटर, ताकि जो आपका जो एग्जामिनर जो चेक करेगा कॉपी, उसे ये पता होना चाहिए कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। रट्टू तोता वाला काम नहीं करना है, बस आपको क्या करना है कि वो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि हाँ ये क्या है, समझना है और समझ करके आपको वो लिखना है। जैसे एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट में क्या बोल रहा है कि एयरक्राफ्ट मीन्स कोई भी मशीन जो कि ड्राइव कर रही है सपोर्ट, ठीक है, सपोर्ट इन द एटमॉस्फेयर फ्रॉम द एयर अदर देन रिएक्शन ऑफ एयर अगेंस्ट द अर्थ सरफेस। इंक्लूड कर रहा है बैलून, वो फिक्स भी हो सकती है, फ्री भी हो सकती है, एयरशिप्स, काइट्स, ग्लाइडर एंड फ्लाइंग मशीन्स। अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या बोल रहा है क्लॉज सी, इन रिलेशन टू एनी एरिया कमिश्नर ऑफ पुलिस अपॉइंट किया जाएगा, मीन्स द कमिश्नर ऑफ पुलिस। अब कमिश्नर ऑफ पुलिस के साथ अब जैसे आपको लिखना है कि डीएम कौन है, तो डीएम में आप लिख सकते हैं कि कमिश्नर ऑफ पुलिस होता है, और कमिश्नर ऑफ पुलिस के साथ साथ क्या इंक्लूड किया जाएगा, कोई भी डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस है और एडिशनल डीएम है। डेप्यूटी है या तो एडिशनल डीएम है। ठीक है, तो इसमें कमिश्नर ऑफ पुलिस में क्या है, आपके डेप्यूटी भी हो जाएंगे, ठीक है, और आपके एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस भी हो जाएगा। ठीक, तो ये आपके होंगे क्या, ये आपके होंगे डीएम। ठीक है, अब आ जाओ एक्सप्लोजिव। अब एक्सप्लोजिव में जो डेफिनेशन है वो बहुत ज़्यादा टेक्निकल डेफिनेशन है, उसमें बहुत हार्ड वर्ड आपके साइंटिफिक वर्ड यूज़ किए गए हैं, तो आपको पूरा याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो इसमें से आपके वर्ड्स आपको याद हो रहे हैं वो याद करो, बाकी आप एक्सेट्रा लिख दो। तो एक्सप्लोजिव मतलब गन पाउडर, नाइट्रोग्लिसरीन, नाइट्रोग्लाइकोल, गन कॉटन, जैसे गन पाउडर, गन कॉटन, डाई नाइट्रोटोलिन, ट्राई नाइट्रोटोलिन, पिक्रिक एसिड, डाई नाइट्रोफिनॉल, ट्राई नाइट्रो, ठीक है, और आपका और इसमें आप क्या लिख सकते हो, लेड्स, स्टाइफेनेट, fulminate of mercury और any other metal whether as a single chemical compound और a mixture of substance। अब ये जो आपके होंगे ये सिंगल भी हो सकते हैं या मिक्सचर में भी हो सकते हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैस कुछ भी हो सकता है, यूज़ करो या मैन्युफैक्चर करो विद अ व्यू टू प्रोड्यूस अ प्रैक्टिकल इफेक्ट ऑफ एक्सप्लोजन। मतलब कि आपके ये ऐसे होना चाहिए कि उसका लास्ट में इफेक्ट क्या हो, एक्सप्लोजिव इफेक्ट हो या पायरोटेक्निक इफेक्ट हो। अब इसमें इंक्लूड करेगा आपका फॉग सिग्नल, फायर वर्क, फ्यूजेस, रॉकेट, पर्क्यूशन कैप, डिटोनेटर, कैट्रिजेस, एमिनेशन, वो सारी डिस्क्रिप्शन और वो सारे अडेप्टेशन और प्रिपरेशन जो एक्सप्लोजिव करते हैं। ठीक है, तो वो आपके एक्सप्लोजिव की डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया है। ठीक, तो एक्सप्लोजिव मतलब गन पाउडर, गन कॉटन, डाई नाइट्रोटोलिन, ट्राई नाइट्रोटोलिन, पिक्रिक एसिड, ठीक है, एक्सेट्रा करके आप क्या लिख दो, वेदर सिंगल केमिकल कंपाउंड और मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस, और इसमें सॉलिड, लिक्विड, गैस हो सकता है, यूज़ या मैन्युफैक्चर कर रहे हो। ठीक है, इंक्लूड कर रहा है फॉग सिग्नल, फायर वर्क, फ्यूजेस, डिटोनेटर्स, कैट्रिजेस, एमिनेशन ऑफ ऑल डिस्क्रिप्शन और एवरी एडाप्टेशन और प्रिपरेशन ऑफ एन एक्सप्लोजिव जो इस क्लॉज में डिफाइन किए गए। ठीक, तो ये आपका क्लॉज डी था। क्या था क्लॉज डी आपका, एक्सप्लोजिव। ठीक, अब नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी मास्टर। मास्टर मतलब अगर हम वेसल एयरक्राफ्ट की बात करें तो वो पर्सन अदर देन पायलट, हार्बर मास्टर, असिस्टेंट हार्बर मास्टर, बर्थिंग मास्टर, हैविंग फॉर द टाइमिंग। वेसल और एयरक्राफ्ट में वो पर्सन जिसका चार्ज और कंट्रोल हो उस टाइम पे तो वो मास्टर होगा। अगर बोर्ड की बात करें बिलोंगिंग टू अ शिप मतलब मास्टर ऑफ दैट शिप। ठीक है,
अब सेक्शन 5 आ जाओ। सेक्शन 5 आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। पावर टू मेक रूल्स एज टू लाइसेंसिंग ऑफ द मैन्युफैक्चर, पोजेशन, यूज, सेल, ट्रांसपोर्ट, इंपोर्ट और ऑफ एक्सप्लोजिव। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होती है कि वो रूल्स बनाएगा टू रेगुलेट और प्रोहिबिट। ठीक है, अगर कोई भी लाइसेंस देना है मैन्युफैक्चर, पोजेशन, यूज, सेल, ट्रांसपोर्ट, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट के लिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होती है कि वो रूल्स बनाएगी लाइसेंसिंग के लिए। अब क्या क्या रूल्स होंगे उसमें, तो जो भी रूल्स होंगे इस सेक्शन में, क्या क्या रूल्स होंगे कि कौन सी अथॉरिटी ग्रांट करेगी। अब देखो, अगर आप लाइसेंस के लिए जाते हो तो आप खुद सोचो, मैं एप्लीकेशन डाल रही हूँ लाइसेंस के लिए, तो मैं जाऊँगी लाइसेंस के लिए। अब क्या रूल्स होगा, कौन सी अथॉरिटी ग्रांट करेगी, फ़ीस क्या होगा, जो एप्लीकेशन होगा वो उसका मैनर क्या होगा, किस फॉर्म में, किस कंडीशंस में लाइसेंस जो है ग्रांट किए जाएंगे, लाइसेंस का टाइम पीरियड क्या होगा, अगर अथॉरिटी, किस अथॉरिटी को हम अपील प्रेफर करेंगे सेक्शन 6F में, उस अपील का प्रोसीजर क्या होगा, फीस क्या होगा, टोटल क्वांटिटी क्या होंगी एक्सप्लोजिव की जिसमें लाइसेंसी को दिया जाएगा फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, फीस क्या चार्ज करेगा चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोजिव और एनी ऑफिसर, एग्जेम्पशन एब्सोल्युटली और सब्जेक्ट टू कंडीशन ऑफ एन एक्सप्लोजिव और एनी पर्सन, कौन से पर्सन एब्सोल्युटली या कंडीशन के थ्रू एक्सप्लोजिव में एग्जेम्प्ट किए जाएंगे। तो ये सारे क्लॉजेज होंगे कि अथॉरिटी कौन ग्रांट करेगी, फीस कौन सी चार्ज होगी, मैनर ऑफ एप्लीकेशन क्या होगा, फॉर्म और कंडीशंस क्या होंगे सब्जेक्ट ऑफ लाइसेंस के, कितने पीरियड तक रिमेन रहेगा फोर्स में, अगर अपील प्रेफर करेंगे तो अपीलेट अथॉरिटी क्या कौन होगी, हम फीस कितनी देंगे अपीलेट अथॉरिटी को, प्रोसीजर क्या होगा, टोटल क्वांटिटी क्या होगी एक्सप्लोजिव की, फीस जो चार्ज करेगा चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोजिव या कोई भी ऑफिसर मैन्युफैक्चर, ट्रांसपोर्ट, इंपोर्ट के लिए, किन पर्सनस को या क्लास ऑफ पर्सनस को हम एब्सोल्यूट करेंगे या एग्जेम्प्ट करेंगे एब्सोल्यूटली इस एक्सप्लोजिव लेने के लिए। तो ये था हमारा सेक्शन 5। अब सेक्शन 5 क्या कह रहा है कि अगर मान लो कोई भी पर्सन ऑलरेडी बिजनेस में इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन एक्सप्लोजिव, तो वो कैरी ऑन कर सकता है विदाउट लाइसेंस फॉर अ सर्टेन पीरियड। कोई भी पर्सन है अगर कोई भी बिजनेस कर रहा है तो वो पर्सन कैरी ऑन कर रहा है अगर बिजनेस, मैन्युफैक्चर, सेल, ट्रांसपोर्ट, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट के लिए, तो उसको लाइसेंस देने की ज़रूरत नहीं होती, उसको कोई लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती अंडर दिस एक्ट बिफोर अमेंडमेंट 1978। वो पर्सन इंटाइटल्ड होता है कि वो कैरी कर सकता है विदाउट लाइसेंस फॉर अ पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ द कमेंसमेंट इफ बिफोर द एक्सपायरी ऑफ सेट पीरियड ऑफ 3 months such person made an application for grant of license such business in such explosive until the final disposition of explosion application whichever is later। तो ये बोल रहा है कि जो इंडियन एक्सप्लोजिव अमेंडमेंट एक्ट 1978 के पहले कोई भी पर्सन अगर विदाउट लाइसेंस मैन्युफैक्चर, सेल, ट्रांसपोर्ट करता था तो उस कमेंसमेंट के, उस एक्ट के कमेंसमेंट के 3 month तक आपको क्या करना पड़ेगा कि लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, और बिफोर एक्सपायरी ऑफ द सेट 3 month आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी या फिर फाइनल डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन तक विच एवर इज लेटर। तो ये तो सेक्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखते हैं सेक्शन 6। सेक्शन 6 से लेकर के ई तक जो है आपका एक तो मेंस के लिए पूछा जा सकता है। पहले सेक्शन 6 देख लेते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होती है टू प्रोहिबिट द मैन्युफैक्चर, पोजेशन, इंपोर्टेशन ऑफ स्पेशली डेंजरस एक्सप्लोजिव्स। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है फ्रॉम टाइम टू टाइम प्रोहिबिट करेगा या तो एब्सोल्युटली या कंडीशन लगा करके कि आप वो सब्सटेंस, एक्सप्लोजिव सब्सटेंस का मैन्युफैक्चर, पोजेशन, इंपोर्टेशन नहीं कर सकते हैं जो एक्सट्रीमली डेंजरस होगा फॉर पब्लिक सेफ्टी। ठीक है, और कस्टम एक्ट भी जो है शैल हैव इफेक्ट इन रिलेशन टू एनी एक्सप्लोजिव। ठीक है, वेसल, कैरेज, एयरक्राफ्ट पे वो लगा सकता है कि ये अगर डेंजरस है तो उसको रोक दिया जा सकता है, तो कस्टम एक्ट के में भी इफेक्ट को ला सकते हैं। तो ये आपका सेक्शन 6 था। तो अभी तक हमने क्या देखा कि सेक्शन 5 में आपका लाइसेंस ग्रांट करना है तो उसके लिए रूल्स कौन बनाएगा, आपके सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएंगे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए हैं। अब सेक्शन 5 के बाद अगर सेक्शन 6 देखना है आपको तो पावर होती है सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोहिबिट करने की। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है आपका सेक्शन 6A से लेकर के सेक्शन 6E तक। ये आपके सेक्शंस कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसमें हमें पता चलेगा कि क्या क्या चीज़ें हैं। एक तो सेक्शन 6A कहता है कि प्रोहिबिशन ऑफ मैन्युफैक्चर, पोजेशन, सेल और ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सप्लोजिव बाय यंग पर्सन एंड सर्टेन अदर पर्सन। अब ये सब क्वेश्चंस में कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं कि मान लीजिए कि किसी अप्लाइड क्वेश्चन बन सकता है कि एक बिजनेसमैन है, उसने जो है 16 ईयर ओल्ड बॉय को एक एक्सप्लोजिव सब्सटेंस दिया हुआ है। ठीक है, एक्सप्लोजिव दिया हुआ है। ठीक है, अब उसमें क्या है कि इसमें क्या लाइबिलिटी बनेगी, जो एस है, जो एस बिजनेसमैन है उसकी क्या लाइबिलिटी बनेगी। तो ये सेक्शन 6A आप इसमें लिख सकते हैं कि सेक्शन 6A को समझा सकते हैं कि कोई भी पर्सन जिसने 18 ईयर्स कंप्लीट नहीं किए हैं या सेंटेंस और कन्विक्शन किया गया है वायलेंस ऑफ मॉरल टर्पिट्यूड नॉट लेस देन 6 months एट एनी टाइम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 5 years आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ द सेंटेंस, और हु हैज़ बीन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट अ bond under chapter 8 of CRPC for keeping peace or good behavior, whose license cancelled for contravention of provision at any during a period of 5 years from the date of cancellation of license। क्या बोल रहा है, इन 4 कंडीशन में कोई भी पर्सन को मैन्युफैक्चर, सेल, ट्रांसपोर्ट, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट या फिर पोजेस करने के लिए हम लाइसेंस ग्रांट नहीं करेंगे, ना उसको बोलेंगे कि आप मैन्युफैक्चर करो, पोजेस करो, सेल करो या ट्रांसपोर्ट करो एक्सप्लोजिव, इन 4 कंडीशंस में। ठीक है, कौन कौन से किनको किनको नहीं दिया जाएगा, वो पर्सन जिन्होंने 18 ईयर्स कंप्लीट नहीं किया है या अगर किसी ने वायलेंस या मॉरल टर्पिट्यूड किया है फॉर अ
टर्म नॉट लेस देन 6 मंथ, तो आपका जो सेंटेंस है उसके एक्सपायरेशन के 5 साल तक आप उस पर्सन को नहीं दे सकते हैं। और सेम यहीं पे बोला गया, अगर लाइसेंस कैंसिल किया गया है तो उस लाइसेंस के कैंसिल के 5 साल तक आप उसको मैन्युफैक्चर पोजेशन सेल के लिए लाइसेंस नहीं दे सकते हैं, ठीक है। और अगर उसको ऑर्डर किया गया है फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ बॉन्ड फॉर कीपिंग पीस एंड गुड बिहेवियर, ठीक। अब बी पॉइंट क्या कह रहा है कि नो पर्सन शैल सेल, डिलीवर और डिस्पैच एनी एक्सप्लोजिव टू अ पर्सन whom he knows or has reason to believe at the time of such sale, delivery और dispatch कि वो पर्सन प्रोहिबिटेड अंडर क्लॉज ए और वो अनसाउंड माइंड है। अंडर क्लॉज ए मतलब कि ये 4 पॉइंट और प्लस क्या है कि वो अनसाउंड माइंड है, तो हम उस पर्सन को मैन्युफैक्चर, पोजेशन, सेल और ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सप्लोजिव नहीं देंगे। तो ये है सेक्शन 6A। अब 6B बात करता है आपका ग्रांट ऑफ लाइसेंस। अब लाइसेंस से रिलेटेड जो आपके सेक्शंस होंगे वो यहाँ से चालू हो जाएंगे कि लाइसेंस कौन ग्रांट करेगा, रेफ्यूजल क्या है लाइसेंस का, लाइसेंसिंग अथॉरिटी क्या कंडीशन इंपोज कर सकती है आपकी, ठीक है, वेरिएशन, सस्पेंशन, रिवोकेशन लाइसेंस का क्या होगा, प्लस आपके अपील कहाँ पे जाएंगे। तो ये आपके सेक्शन 6B से स्टार्ट हो जाता है। सेक्शन 6B बात करता है ग्रांट ऑफ लाइसेंस। कोई भी पर्सन एप्लीकेशन करेगा सेक्शन 5 में लाइसेंस के लिए, तो जो अथॉरिटी है वो क्या करेगी, इंक्वायरी करने के बाद लाइसेंस को ग्रांट कर सकती है या रेफ्यूज़ कर सकती है। जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी अगर वो ग्रांट करती है तो देखो क्या सेटिस्फाइड होना चाहिए कि जिस पर्सन को वो लाइसेंस ग्रांट कर रही है मैन्युफैक्चर करने के लिए, अब आप खुद सोचो कोई एक्सप्लोजिव सब्सटेंस का मैन्युफैक्चर करने के लिए हम लाइसेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी होगी वो सेटिस्फाइड होना चाहिए कि जिस पर्सन को हम लाइसेंस ग्रांट कर रहे हैं उसके पास टेक्निकल नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, और या फिर वो उसके अंडर में कोई ऐसा पर्सन काम कर रहा है या उसने किसी को एम्प्लॉयमेंट में रखा है या अंडरटेक किया है टू एम्प्लॉय अ पर्सन जो पोजेस करता है टेक्निकल नॉलेज और एक्सपीरियंस। और वेयर इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर एनी अदर पर्सन, लाइसेंसिंग अथॉरिटी सेटिस्फाइड है कि गुड रीज़न के लिए ही लाइसेंस रिक्वायर्ड हो रहा है या गुड रीज़न के लिए ही लाइसेंस दिया जा रहा है। तो ये है ग्रांट ऑफ लाइसेंस। अब रेफ्यूजल ऑफ लाइसेंस अगर रेफ्यूज़ करना हो तो क्या है, ठीक है, ये रेफ्यूज़ तब करेंगे लाइसेंस के लिए जब हमें लग रहा है, लाइसेंसिंग अथॉरिटी को लग रहा है कि कोई भी प्रोहिबिटेड एक्सप्लोजिव के लिए लाइसेंस मांगा जा रहा है, या फिर लाइसेंस इज रिक्वायर्ड बाय द पर्सन जिसको प्रोहिबिट किया गया है इस एक्ट के थ्रू मैन्युफैक्चर, पोजेस, सेल, ट्रांसपोर्ट और इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, या वो अनसाउंड माइंड है या अनफिट है, या फिर पब्लिक पीस और पब्लिक सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए हम लाइसेंस ग्रांट नहीं कर सकते हैं, वो ऐसा एक्सप्लोजिव सब्सटेंस है। तो ये आपका रेफ्यूजल का ग्राउंड है। अब ये बोल रहा है कि जब लाइसेंसिंग अथॉरिटी रिफ्यूज़ करेगा टू ग्रांट अ लाइसेंस टू एनी पर्सन, तो रीज़न रिकॉर्ड में करेगा। और ऑब्वियस सी बात है अगर आप कोई लाइसेंस नहीं देते हैं तो उसमें आप ओपिनियन लिखेंगे, अनलेस कि रिफ्यूज़ कर रहे हैं आप, रिकॉर्ड इन राइटिंग द रीज़न फॉर रेफ्यूजल फर्निश टू दैट पर्सन, आप रीज़न रिकॉर्ड करेंगे प्लस उस पर्सन को बताएंगे कि हमने आपका क्यों रेफ्यूज़ किया है, अनलेस अथॉरिटी को ये नहीं लगता कि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए वो स्टेटमेंट फर्निश करना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो ये रेफ्यूजल ऑफ लाइसेंस है। तो हमने क्या देखा, ग्रांट ऑफ लाइसेंस में इंक्वायरी करेंगे तब लाइसेंस ग्रांट करेंगे या रिफ्यूज़ करेंगे। लाइसेंसिंग अथॉरिटी अगर ग्रांट करता है तो उन्हें सेटिस्फैक्शन होना चाहिए इन 3 चीज़ों का कि जिस पर्सन को हम लाइसेंस ग्रांट कर रहे हैं उसके पास नॉलेज है प्लस एक्सपीरियंस है एक्सप्लोजिव सब्सटेंस के लिए, या किसी पर्सन को उसने एम्प्लॉयमेंट में रखा है उसको नॉलेज है या एक्सपीरियंस है, या गुड रीज़न के लिए ऑब्टेन किया जा रहा है फॉर द सेम। रिफ्यूज़ क्यों करेंगे, क्योंकि जो लाइसेंस हम दे रहे हैं वो एक प्रोहिबिटेड एक्सप्लोजिव्स के लिए है, या इस एक्ट के थ्रू प्रोहिबिट किया गया है उस पर्सन को मैन्युफैक्चर, पोजेस, सेल, ट्रांसपोर्ट, एक्सपोर्ट के लिए, या वो अनसाउंड माइंड है या अनफिट है, और इसमें रीज़न रिकॉर्ड करेंगे और स्टेटमेंट देंगे। अब 6D बोलता है लाइसेंसिंग अथॉरिटी कॉम्पिटेंट है कि वो कंडीशन इंपोज कर सकती है प्रिस्क्राइब कंडीशन के साथ। जो 6B में जो कंडीशन इंपोज की गई हैं उसमें प्रिस्क्राइब कंडीशन के साथ और भी कंडीशंस जो है ऐड ऑन किए जा सकते हैं बाय द लाइसेंसिंग अथॉरिटी। ये पावर देता है आपका सेक्शन 6D। अब सेक्शन 6E क्या बोलता है कि वेरिएशन, सस्पेंशन एंड रिवोकेशन। अब एक बार लाइसेंसिंग अथॉरिटी जब दे देती है लाइसेंस, तो लाइसेंसिंग अथॉरिटी के पास पावर होती है कि वो वेरी कर सकते हैं कंडीशन को, सब्जेक्ट टू विच द लाइसेंस हैज़ बीन ग्रांटेड, ठीक है। जिस सब्जेक्ट के लिए लाइसेंस ग्रांट किया गया है उसके कंडीशंस को वो वेरी कर सकते हैं, ठीक है। अब एंड मे फॉर दैट पर्पस रिक्वायर द होल्डर ऑफ लाइसेंस बाय नोटिस इन राइटिंग टू डिलीवर ऑफ द लाइसेंस टू विद इन सच टाइम बी स्पेसिफाइड इन द नोटिस, ठीक है। लाइसेंसिंग अथॉरिटी जब एप्लीकेशन ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द होल्डर भी वो वेरी ऑन कर सकता है, खुद से भी कर सकते हैं, एप्लीकेशन पे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब सस्पेंड की बारी आती है कि जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी में बाय ऑर्डर इन राइटिंग लाइसेंस को सस्पेंड भी कर सकते हैं, रिवोक भी कर सकते हैं। इन 5 कंडीशन में सस्पेंड या रिवोक किया जा सकता है। कौन से वो 5 कंडीशन है कि जो होल्डर है वो खुद एक्ट के थ्रू प्रोहिबिटेड है, अनसाउंड है, अनफिट है, ठीक है। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है कि होल्डर इज प्रोहिबिटेड बाय दिस एक्ट और इज ऑफ अनसाउंड माइंड और अनफिट। ये डीम नेसेसरी है फॉर द पब्लिक पीस और सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए हम लाइसेंस जो है सस्पेंड कर रहे हैं। और अगर लाइसेंस जो है ऑब्टेन किया जा रहा है किसी मटेरियल इन्फॉर्मेशन को सप्रेस करके या रॉन्गफुल इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है होल्डर के थ्रू, तो इस वजह से लाइसेंस को सस्पेंड या रिवोक किया जा सकता है। कोई भी कंडीशन जो है लाइसेंस की कॉन्ट्रीब्यूट की जा रही है, या होल्डर ऑफ लाइसेंस फेल टू कंप्लाई विद द नोटिस, जब नोटिस दिया गया था कि आप लाइसेंस को डिलीवर करो और तुम उस नोटिस को कंप्लायंस नहीं कर रहे हो, तो उस केस में सस्पेंड और रिवोक किया जा सकता है। तो ये 5 कंडीशन है जहाँ पे लाइसेंस को सस्पेंड और रिवोक किया जा सकता है।
कौन से वो है 5 कंडीशन? पहले पॉइंट में है आपका होल्डर आपका प्रोहिबिटेड है बाय द एक्ट, अनफिट है और या फिर अनसाउंड है। दूसरा बोल रहा है कि पब्लिक सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए जो है लाइसेंस आपका सस्पेंड रिवोक किया जा रहा है। तीसरी चीज़, आपने कोई मटेरियल इन्फॉर्मेशन या रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी है या मटेरियल इन्फॉर्मेशन को सप्रेस किया है, या आपने लाइसेंस की कंडीशंस को नहीं फुलफिल किया है, या आपने नोटिस का कंप्लायंस नहीं किया है। अब लाइसेंसिंग अथॉरिटी रिवोक कर सकता है ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द होल्डर। अब 5th क्लॉज क्या कह रहा है? जब लाइसेंसिंग अथॉरिटी ऑर्डर करता है, कंडीशंस को वेरी करता है या सस्पेंड रिवोक करता है तो वो रीज़न लिखता है राइटिंग में और ब्रीफ स्टेटमेंट दिया जाता है। अब कोर्ट भी, सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज आपका 6 है कि कोर्ट भी, अ कोर्ट कन्विक्टिंग द होल्डर ऑफ अ लाइसेंस ऑफ एनी ऑफेंस मे ऑल्सो सस्पेंड और रिवोक अ लाइसेंस। मान लीजिए होल्डर ऑफ लाइसेंस को कन्विक्ट किया जा रहा है किसी भी बेसिस पे, तो उस बेसिस पे वहाँ पे कोर्ट भी सस्पेंड और रिवोक कर सकती है लाइसेंस को। लेकिन अगर आपका जो कन्विक्शन है सेटिसाइड हो जाता है अपील में या अदरवाइज, तो वो आपका जो लाइसेंस का जो सस्पेंशन रिवोकेशन है वो वॉइड हो जाएगा। जो ऑर्डर है सस्पेंशन रिवोकेशन का वो अपीलेट कोर्ट भी कर सकती है और हाई कोर्ट जब रिवीजन की पावर अप्लाई करती है तो वो भी कर सकती है। 8 क्लॉज कह रहा है कोर्ट जो है सस्पेंड रिवोक कर सकता है, डायरेक्ट कर सकता है लाइसेंसिंग अथॉरिटी को कि तुम सस्पेंड रिवोक करो। सस्पेंशन रिवोकेशन के बाद होल्डर जो है विदाउट डिले सरेंडर कर देगा लाइसेंस को उन अथॉरिटी को जिन्होंने सस्पेंड या रिवोक किया है। ठीक है, सरेंडर ऑफ लाइसेंस। तो ये आपका है सेक्शन 6E। सेक्शन 6E में अगर वेरिएशन सस्पेंशन रिवोकेशन होता है तो आप किन बातों का याद रखेंगे कि वेरिएशन लाइसेंसिंग अथॉरिटी भी कर सकता है, ठीक है, होल्डर ऑफ लाइसेंस भी बोल सकते हैं एप्लीकेशन करके। थर्ड कह रहा है सस्पेंड रिवोक कर सकते हैं इन 5 कंडीशन पे, होल्डर ऑफ लाइसेंस भी सस्पेंड रिवोक करवा सकता है। फिर उसके बाद अगर सस्पेंशन रिवोकेशन होता है तो लाइसेंसिंग अथॉरिटी राइटिंग रिकॉर्ड करेगा, ब्रीफ स्टेटमेंट देगा। कोर्ट जिसने कन्विक्ट किया है वो भी सस्पेंड कर सकती है, लेकिन कन्विक्शन सेटिसाइड हो जाती है अपील या अदरवाइज तो वो वॉइड माना जाएगा आपका कन्विक्शन रिवोकेशन सस्पेंशन। फिर क्या कह रहा है अगर ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन किया गया है वो अपीलेट कोर्ट या हाई कोर्ट जब पावर ऑफ रिवीजन अप्लाई करती है तो वो भी कर सकती है। फिर क्या कह रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट सस्पेंड रिवोक कर सकती है या डायरेक्ट कर सकती है लाइसेंसिंग अथॉरिटी को सस्पेंड रिवोक करने के लिए। सस्पेंशन रिवोकेशन के बाद होल्डर ऑफ लाइसेंस होगा उसकी लायबिलिटी बनती है कि आपको लाइसेंस जो है वो सरेंडर करना पड़ेगा उस अथॉरिटी को जिसने सस्पेंड या रिवोक किया है। ठीक, अब आ जाते हैं अपील के प्रोविजन में। अपील के प्रोविजन में क्या है? कोई भी पर्सन अगर एग्रीव्ड है बाय एन ऑर्डर जो है लाइसेंसिंग अथॉरिटी अगर रिफ्यूज़ कर देता है ग्रांट करने से या वेरी कर देता है कंडीशन को या सस्पेंड रिवोक कर सकता है तो उस अपीलेट अथॉरिटी के अगेंस्ट में अग्रीव्ड पर्सन जो है अपील फाइल कर सकता है। लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई डायरेक्शन दिया है तो उसमें अपील फाइल नहीं कर सकता है। कोई भी अपील जो है आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द प्रिस्क्राइब पीरियड एडमिट नहीं की जाएगी। ठीक है, और जो कम्यूटेशन है पीरियड ऑफ लिमिटेशन के लिए वो लिमिटेशन एक्ट उसमें अप्लाई किया जाएगा। जो भी अपील होगी वो राइटिंग में होगी, ब्रीफ स्टेटमेंट के साथ अकम्पनी होना चाहिए और फीस आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी एप्लीकेशन पर। जो लाइसेंस जो अपील होगा वो डिस्पोज ऑफ किया जाएगा फॉलोइंग प्रोसीजर अप्लाई करके बाय द अपीलेट अथॉरिटी। ठीक है, अपॉर्चुनिटी ऑफ हर्ड भी मिलना चाहिए अगर डिस्पोज्ड ऑफ कर दिया गया हो। नो अपील शैल बी डिस्पोज्ड ऑफ अनलेस अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। द ऑर्डर ऑफ अपील अगेंस्ट शैल अनलेस द अपीलेट अथॉरिटी कंडीशनली और अनकंडीशनली डायरेक्ट इन फोर्स पेंडिंग द डिस्पोजल ऑफ अपील। एवरी अपीलेट अथॉरिटी कंफर्म, और अपीलेट अथॉरिटी क्या करेगी? कंफर्म करेगी, मॉडिफाई करेगी या रिवर्स करेगी ऑर्डर अपील अगेंस्ट शैल बी फाइनल। कोई भी अपीलेट अथॉरिटी अगर कंफर्म, मॉडिफाई या फिर आपका रिवर्स करती है तो वो ऑर्डर आपका क्या होगा? फाइनल माना जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका अपील का प्रोविजन। अब सेक्शन 7 क्या कहता है कि पावर टू मेक रूल्स कन्फर्मिंग पावर ऑफ इंस्पेक्शन, सर्च, सीजर, डिटेंशन एंड रिमूवल। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ईदर बाय नेम और इन वर्च्यू ऑफ ऑफिस किसी भी वो रूल्स बना सकता है कि एंटर करना है, इंस्पेक्ट करना है, ये एग्जामिन करना है कोई प्लेस, एयरक्राफ्ट, कैरेज वेसल जहाँ पे एक्सप्लोजिव मैन्युफैक्चर, पोजेस, ट्रांसपोर्ट, यूज़, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट किया जाता है और अंडर अ लाइसेंस ग्रांटेड इन विच ही हैज़ रीज़न टू बिलीव कि मैन्युफैक्चर प्रोसेस किया गया है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट सर्च, सीजर या डिटेंशन, रिमूवल का जो है रूल बनाएगी कि टू सर्च, टू टेक सैम्पल, टू सीज, डिटेन एंड रिमूव। तो जो प्रोविजन होगा CRPC का सर्च सीजर का वो ही अप्लाई होगा यहाँ पे। अब एक टॉपिक ये भी आ जाता है कि एक्सीडेंट को नोटिस कब दिया जाएगा या इंक्वायरी नोटिस की एक्सीडेंट की कैसे होगी। सीरियस एक्सीडेंट्स होता है तो उस केस में इंक्वायरी कौन बैठाता है, कैसे बैठाता है, पनिशमेंट क्या क्या है सर्टेन ऑफेंसेस की। ठीक है, फॉर फीचर ऑफ एक्सप्लोजिव, ये कुछ जो सेक्शन है बस इनको हम लोग देख लेते हैं कि इफ़ इन केस अगर क्वेश्चन कोई आता है तो उसमें हम ईजिली ये डाल सकते हैं। अब सेक्शन 8 बोलता है नोटिस ऑफ, सेक्शन 8 बात करता है नोटिस ऑफ एक्सीडेंट। जब भी वेन एवर देयर अकर और अबाउट और इन कनेक्शन विद एनी प्लेस, कोई भी एक्सप्लोजिव जहाँ पे मैन्युफैक्चर, पोजेस, यूज़ या कोई एयरक्राफ्ट, कैरेज या वेसल है, ईदर कन्वेइंग एन एक्सप्लोजिव, ठीक है, जहाँ से एक्सप्लोजिव लोड अनलोड किया जाता है। अगर कोई भी एक्सीडेंट होता है बाय एक्सप्लोजन या बाय फायर जहाँ पे लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ और सीरियस इंजरी होती है टू पर्सन और प्रॉपर्टी और ऑफ डिस्क्रिप्शन यूजली अटेंडेड विद सच लॉस और इंजरी, तो जो ऑक्यूपायर होगा उस प्लेस का या मास्टर ऑफ एयरक्राफ्ट और वेसल, जो पर्सन इंचार्ज होगा ऑफ कैरेज का, वो शैल प्रिस्क्राइब फॉर्म में नोटिस देगा
चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोजिव को या फिर ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द नियरेस्ट पुलिस एंड लिखा हुआ है, दोनों को नोटिस प्रोवाइड किया जाएगा बाय ऑक्यूपायर ऑफ द प्लेस। इंक्वायरी इनटू एक्सीडेंट, अगर कोई भी एक्सीडेंट होता है जो सेक्शन 8 में हुआ है तो जो कंट्रोल है, जो भी इंक्वायरी होगी वो अंडर द कंट्रोल ऑफ एनी आर्म्ड फोर्सेज ऑफ द यूनियन। अगर मान लो कोई प्लेस एयरक्राफ्ट या कैरेज वेसल आर्म फोर्सेज ऑफ यूनियन के कंट्रोल में है तो इंक्वायरी तब नेवल, मिलिट्री, एयरफोर्स अथॉरिटी के थ्रू होगी। एंड जहाँ पे एक्सीडेंट अकर हुआ है एनी अदर सर्कमस्टांसिस में तो जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो शैल इन केसेस अटेंडेड बाय लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ होल्ड करेगा और डायरेक्ट करेगा मजिस्ट्रेट सबॉर्डिनेट टू हिम टू होल्ड सच एन इंक्वायरी। अगर आर्म फोर्सेज ऑफ द यूनियन के कंट्रोल में है तो बाय नेवल, मिलिट्री, एयरफोर्स अथॉरिटी। अदर केसेस में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होल्ड करेगा इंक्वायरी या फिर सबॉर्डिनेट मजिस्ट्रेट को डायरेक्ट करेगा होल्ड करने के लिए। ठीक है, अब इसके आगे देखो कि जो पर्सन इंक्वायरी होल्ड कर रहा है वो एक रिपोर्ट बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को देगा, एक्सीडेंट का कॉज क्या है, क्या सर्कमस्टांसिस में एक्सीडेंट हुआ है वो बताएगा। अब सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स प्रोवाइड करेगा कि कैसे इंक्वायरी का प्रोसीजर रेगुलेट किया जाएगा। चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोजिव प्रेजेंट होंगे और रिप्रेजेंट करेंगे एट सच इंक्वायरी। परमिट करेगा चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोजिव को कि वो एग्जामिन करे विटनेसेस को। प्रोवाइड करेंगे कि चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोजिव अगर प्रेजेंट नहीं है तो उनको रिपोर्ट सेंड किया जाएगा। प्रिस्क्राइब करेगा मैनर और टाइम कब नोटिस दिए जाएंगे अंडर सेक्शन 8। तो सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बनाएगा कि क्या प्रोसीजर होगा इंक्वायरी का। चीफ कंट्रोलर प्रेजेंट होंगे, चीफ कंट्रोलर विटनेसेस को एग्जामिन कर सकते हैं। प्रोवाइड अगर वो नहीं है तो उनको रिपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। नोटिस क्या होगा, उसका टाइम पीरियड क्या होगा, मैनर क्या होगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी, रूल्स बनाएगी। ये क्या था सेक्शन 9A इंक्वायरी इंटू एक्सीडेंट। अगर इंक्वायरी हमको करना है मोर सीरियस एक्सीडेंट्स में तो सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि वेदर और नॉट इट हैज़ रिसीव द रिपोर्ट ऑफ अंडर सेक्शन 9 और कोई नोटिस दिया गया हो या नहीं दिया गया, अपॉइंट करेगा चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोजिव और एनी कॉम्पिटेंट पर्सन कि वो होल्ड करेगा इंक्वायरी। एंड ऑल्सो अपॉइंट वन और मोर पर्सन पोजेसिंग लीगल और स्पेशल नॉलेज टू एक्ट एज एसेसर्स इन सच इंक्वायरी। सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट करेगा इंक्वायरी अंडर सेक्शन 9 पेंडिंग एट द टाइम शैल बी डिसकंटिन्यूड। अगर कोई पेंडिंग है इंक्वायरी सेक्शन 9 में तो उसको डिसकंटिन्यू कर देगा। सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगा कि सेक्शन 9 पे इंक्वायरी करो। जो पर्सन जो इंक्वायरी करेगा उसकी पावर होगी सिविल कोड की जो एक पावर होती है सीपीसी में, वो सारी पावर होगी, जैसे अटेंडेंस करना विटनेसेस को, कंपेल करना कि प्रोड्यूस करे डॉक्यूमेंट या कोई मटेरियल ऑब्जेक्ट, फर्निश करना कोई भी इन्फॉर्मेशन जो कि लीगली बाउंड है फर्निश करने के लिए। जो पर्सन होल्ड कर रहा है इंक्वायरी वो एक्सरसाइज करेगा वो पावर जो ऑफिसर्स को दी गई है सेक्शन 7 में। जो पर्सन होल्ड करेगा इंक्वायरी वो रिपोर्ट बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को देगा, बताएगा कि एक्सीडेंट किस वजह से हुआ है, क्या सर्कमस्टांसेस हुआ है। एड ऑन करेगा कोई भी ऑब्जर्वेशन जो उसको लगता है कि ऑब्जर्वेशन जो है देना चाहिए तो वो ऑब्जर्वेशन भी लिख के देगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है रूल्स बनाएगी फॉर रेगुलेटिंग द प्रोसीजर एट इंक्वायरी। ठीक है, तो ये था सेक्शन 9A। तो सेक्शन 8 में क्या है कि अगर आपका कोई भी एक्सप्लोजिव होता है और बाय फायर लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ और इंजरी टू प्रॉपर्टी और पर्सन तो उस केस में ऑक्यूपायर वगैरह नोटिस वगैरह देंगे चीफ कंट्रोलर ऑफिसर्स को एंड ऑफिसर इंचार्ज ऑफ नियरेस्ट पुलिस स्टेशन। इंक्वायरी इंटू एक्सीडेंट अगर आर्म फोर्सेस के अंडर में है तो नेवल, मिलिट्री, एयरफोर्स करेगा। अदर केस में डीएम इंक्वायर करेगा या सबॉर्डिनेट को बोलेगा इंक्वायर करने के लिए। और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बनाएगा। इंक्वायरी इंटू मोर सीरियस एक्सीडेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट ही बोलेगा इंक्वायरी करने के लिए और रिपोर्ट जाएगी और जो भी इंक्वायरी अथॉरिटी होगी सिविल कोर्ट की उनके पास पावर होगी। अब पनिशमेंट फॉर सर्टेन ऑफेंसेस, क्या पनिशमेंट है अगर कोई पर्सन सेक्शन 5 के रूल्स को कॉन्ट्रीब्यूट करता है। सेक्शन 5 का रूल्स जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ही बनाता है ना, सेक्शन 5 के रूल्स को। अगर सेक्शन 5 के रूल्स को जो ये रूल्स हैं कि अथॉरिटी कौन ग्रांट करेगी, लाइसेंस फीस क्या होगा, अगर ये कोई पर्सन कॉन्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है, इन केस मैन्युफैक्चर इंपोर्ट एक्सपोर्ट 3 ईयर ऑफ फाइन एक्सटेंड टू 5,000 और बोथ। अगर कोई पर्सन पोजेस यूज़ सेल ट्रांसपोर्ट कर रहा है तो उस केस में 2 ईयर ऑफ फाइन एक्सटेंड टू 3,000 और बोथ। अगर अदर केसेस में 1,000 रुपीज़। कोई भी पर्सन कंट्रीब्यूट कर रहा है सेक्शन 5 को, कौन पर्सन जो मैन्युफैक्चर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है तो उस केस में 3 साल, फाइन 5,000 और बोथ। और अगर कोई पर्सन पोजेस यूज़ सेल ट्रांसपोर्ट कर रहा है तो 2 साल, फाइन है 3,000 और बोथ। अदर केसेस में 1,000। अगर कोई भी पर्सन कंट्रीब्यूट करना है, नोटिफिकेशन जो सेक्शन 6 में इशू की गई थी तो उसमें 3 ईयर है, एक्सटेंड टू 5,000 फाइन है और बोथ। ठीक। एंड इन द केस ऑफ इंपोर्टेशन बाय, अगर इंपोर्टेशन वाटर के थ्रू हो तो ओनर जो मास्टर होगा वेसल का, या इंपोर्टेशन बाय एयर के थ्रू हो तो शैल इन द एब्सेंस ऑफ रीजनेबल एक्सक्यूज़ फाइन क्या होगा 5,000 रुपीज़। अब कोई भी पर्सन मैन्युफैक्चर सेल ट्रांसपोर्ट कर रहा है या इंपोर्ट एक्सपोर्ट पोजेस कर रहा है, सेक्शन 6A की क्लॉज A को कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है या सेल डिलीवर कर रहा है कॉन्ट्रवेंशन ऑफ क्लॉज B ऑफ सेक्शन 6A, तो उस केस में 3 ईयर और फाइन और बोथ। मतलब 6A में अगर आप क्लॉज A B को कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं तो 3 ईयर और फाइन और बोथ। अब अगर सेक्शन 8 को कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, आप नोटिस नहीं दे रहे हैं, तो उस केस में फ़ाइन है 500 और अगर एक्सीडेंट जो है उस केस में आपका लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ हो जाता है तो उस केस में 3 मंथ और फाइन और बोथ है। तो ये है सर्टेन ऑफेंसेस। क्या है, अगर सेक्शन 5 को कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कौन पर्सन जो मैन्युफैक्चर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है तो 3 ईयर, फाइन 5,000 और बोथ। इन केस ऑफ पोजेशन सेल
यूज़ और ट्रांसपोर्ट 2 ईयर और फाइन 3000 और बोथ। अगर 6A के क्लॉज A B को कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है तो 3 ईयर और फाइन और बोथ। और अच्छा इसमें क्या है कि अगर कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहा है सेक्शन 6 का तो उसमें 3 ईयर और फाइन 5000। और अगर कोई वाटर के केस में अगर इंपोर्टेशन वाटर के थ्रू हो रहा है तो जो वेसल ओनर या मास्टर है वेसल का वो, और अगर इंपोर्टेशन एयर के थ्रू हो रहा है तो उस केस में 5000 फाइन है। और अगर कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं सेक्शन 8 में नोटिस नहीं प्रोवाइड करते हैं तो 500। इन केस ऑफ ह्यूमन लॉस अगर होता है तो 3 मंथ और फाइन और बोथ। वे सेक्शन 10 फॉरफीचर ऑफ एक्सप्लोजिव। अगर कोई भी पर्सन कन्विक्ट होता है ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट, कोर्ट बिफोर विच ही इज़ कन्विक्टेड वो डायरेक्ट करेगा जो भी एक्सप्लोजिव या इंग्रेडिएंट्स है या सब्सटेंस है जिसमें ऑफेंस कमिट किया गया है या कोई पार्ट है वो फोर्थ विद क्या किया जाएगा, फोरफीट कर लिया जाएगा। ठीक है, तो अब ये पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट, अरेस्ट विदाउट वारंट की भी पावर है कमिटिंग डेंजरस ऑफेंसेस। अगर इस एक्ट में किसी भी पर्सन ने कोई भी ऑफेंस किया है और एक्सप्लोजिव या मैन्युफैक्चर स्टोर रेलवे पोर्ट कैरेज एयरक्राफ्ट, तो वहाँ पे पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट जो है अरेस्ट कर सकती है अगर कोई डेंजरस ऑफेंसेस किया जाता है। ठीक है, सेविंग एंड पावर टू एग्जाम्प्ट ये तो छोड़ दो। तो ये थे हमारे एक्सप्लोजिव एक्ट 1884। तो इसमें हमें कौन कौन से सेक्शंस देखने हैं, आपको सेक्शन 5 देखना है, 6 देखना है, 6A से F देखना है, सर्च सीजर का देखना है, प्लस नोटिस ऑफ एक्सीडेंट इंक्वायरी, ये आपका फॉरफीचर ऑफ एक्सप्लोजिव ये। अच्छा 12 में अबेटमेंट और अटेम्प्ट है, 13 में पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट, और डेफिनेशन में एयरक्राफ्ट, DM एंड एक्सप्लोजिव सब्सटेंस, एक्सप्लोजिव की डेफिनेशन। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा सेशन। सो थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।